आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत ही जरूरी है। किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा की फिलॉसफी के बारे में बात करें तो बहुत ही 2-3 वाक्यों में मैं आपको वो बता देना चाहूंगा, बहुत ही सरल वाक्यों में। पहली चीज तो ये कहते हैं कि शिक्षा जो है वो इंसान के अंदर जो छुपी हुई चीज है, इंसान के अंदर जो छुपी हुई उसका प्रतिभा है, उसको बाहर निकालने का काम करती है। पूर्ण रूप से इंसान जो अंदर है वो बाहर भी उसी तरीके से आता है। तो शिक्षा वो टूल है, वो हथियार है जिसकी वजह से आप अंदर का जो इंसान है वो बाहर निकल कर आता है, एक सभ्य इंसान बाहर निकल कर आता है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है, बचपन से ही शुरू हो जाती है। तो इस स्वामी विवेकानंद की जो एजुकेशन की फिलॉसफी है उसमें ऐसा कहा गया है कि जो बच्चा है उसको एक बीज की, आम की गुठली की संज्ञा दी गई है। तो आम की गुठली की संज्ञा इसलिए, सपोज वो आम का गुठली का आवरण बहुत ही कड़ा होता है, बहुत ज्यादा कड़ा होता है। अगर आप उसको ऐसे ही रख देंगे तो शायद सूख जाएगा, बेकार हो जाएगा, आपको एक कूड़े से ज्यादा उसके अंदर कुछ नजर नहीं आएगा। बट वहीं पे उस गुठली को अगर आप मिट्टी में दबा देते हैं, उसे ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करते हैं कि उसके अंदर की जो भी उसके अंदर का प्रतिभा है वो एक पौधे के रूप में बाहर निकल के आता है, और कल को वो आम का बहुत बड़ा वृक्ष बनता है, फल देता है, छाया देता है, हवा देता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो दूसरी चीज ये निकल के आती है कि आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जो कि उस आम की गुठली को, कूड़ा आप देख रहे थे, आज वो कूड़ा एक फलदायी वृक्ष बन जाएगा। तो वो होगा किससे? वो होगा सिर्फ एक अच्छे इन्वायरमेंट प्रदान करने से। तीसरी चीज ये आती है, जो फिलॉसफी की तीसरा पिलर है, वो ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स या टीचर्स, ये एक तरीके से माली का काम करते हैं। अब माली क्या कर सकता है? माली सिर्फ और सिर्फ उस पौधे को, उस गुठली को या तो खाद प्रदान कर सकता है, पानी प्रदान कर सकता है और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इन 3 चीजों के अलावा माली या पेरेंट्स कुछ कर नहीं सकते उस बीज के लिए, क्योंकि उसे उगना खुद से ही होता है, उसे उगना खुद से है। ये उसका खुद का कैपेबिलिटी है कि वो बीज किस तरीके से उगेगा। बस आप ये कर सकते हैं कि उसको पानी दे सकते हैं, उसको खाद दे सकते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने कभी आम का गुठली लगाया और वो बन गया बबूल का पेड़, ऐसा नहीं होता है। वो आम का है तो आम का ही बनेगा। इसी तरीके से जो बच्चा है उसके अंदर एक छुपी हुई प्रतिभा है, आपको उस प्रतिभा को निकालना है, एक प्रॉपर कंडीशन देके, उसका सुरक्षा करके, उसको जो भी इनपुट चाहिए, खाद के रूप में, पानी के रूप में, शिक्षा के रूप में, जो भी चाहिए आप उसको प्रदान करें। उस पर अपनी शिक्षा आप ना थोपें, उसको ये मत बताएं कि तुम्हें ये बनना है। उसके अंदर जो प्रतिभा है, वो जो बनना चाहता है वो बनेगा और वो उसको अच्छे से कर लेगा। तो ये फिलॉसफी जो स्वामी विवेकानंद जी की थी, ये एक तरीके से हमें समझने में कोशिश करती है कि शिक्षा क्या है। बात हम करते हैं कि नई शिक्षा नीति, बात करते हैं नई शिक्षा नीति की। तो उसमें नई शिक्षा नीति पे जाने से पहले हमें कुछ बातों पे थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। आखिर जब आप नई शिक्षा नीति के बारे में बात करते हैं तो 3 प्रश्न तो आते ही हैं आपके मन में, एटलीस्ट 3 प्रश्न आएंगे, चाहे कुछ आया चाहे ना। पहली ये कि पुरानी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो, उसमें ऐसा क्या था कि हमें नई एजुकेशन पॉलिसी बनानी पड़ी। दूसरी बात ये आती है, चलो ठीक है, नई एजुकेशन पॉलिसी आज आपने बना ली है, तो इस नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या ऐसी चीजें हैं जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में नहीं थी और क्या इसकी अच्छाइयां हैं। तीसरी चीज ये आती है कि इसके लाभ क्या होंगे। जो भी आपका ये नई शिक्षा नीति है, इसको किस तरीके से हमारे देश को लाभ होगा, किस तरीके से इसके नागरिकों को लाभ होगा और कैसे यहाँ के समाज को लाभ होगा। तो ये 3 जो मुख्य प्रश्न आते हैं, ये नई शिक्षा नीति जैसे ही आपके दिमाग में आएगी, ये 3 प्रश्न आने वाजिब हैं। तो बात हम पहले ये कर लेते हैं कि भाई ठीक है, नई शिक्षा नीति क्या है वो तो हम बात करेंगे। अब हम पुरानी शिक्षा नीति में क्या था, या नई शिक्षा नीति या शिक्षा नीति की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके लिए आपको देखिए, ये नई शिक्षा नीति जो है 60 से 65 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट है। वो आपको जो है मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे मिल जाएगा, तमाम इंटरनेट पे मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। कोई भी उसे डाउनलोड करके पढ़ सकता है कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। बट यहाँ पे जो आज हम बात रखेंगे, हम यहाँ पे जो विचार करेंगे वो ये है कि आखिर ऐसी जरूरत क्या थी कि जो नई पुरानी शिक्षा नीतियां बनी हैं उनमें क्या ऐसा प्रॉब्लम था जो हमें नई शिक्षा नीति बनानी पड़ी। तो जहां तक देखिए, हम कुछ बातों पे अभी बात करेंगे। उसमें से पहली बात जो आती है, ड्रॉप आउट के बढ़ते आंकड़े। तो ड्रॉप आउट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जान लेना होगा कि ड्रॉप आउट का मतलब क्या है।
तो अगर आप ये देखें कि आंकड़ों के हिसाब से अगर 14 साल से कम आयु के बच्चे जो कि स्कूल जाने के लिए पात्रता रखते हैं, क्या ऐसे सभी बच्चे स्कूल में हैं या नहीं, क्या ऐसे सभी बच्चे स्कूल में है या नहीं, तो इस चीज को अगर आप देखते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ, जो भी बच्चे हैं, अभी नई शिक्षा नीति में ये भी पता चला है, आंकड़ों को इकट्ठा करके ये देखा गया है कि अगर 100% बच्चे हैं जो कि 14 साल से कम बच्चे जिन्हें स्कूल जाना चाहिए, वो 100% अभी तक अचीव नहीं हुआ है। आज तक करीब जो है सिर्फ 97 से 98% या 97 के आसपास बच्चे जो है स्कूल जाते हैं। तो अभी ये 2.5 या 3% जो बच्चे हैं वो स्कूल अभी नहीं जाते हैं, या कभी स्कूल जाते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा भी देखा गया है कि 5वीं कक्षा के बाद ज्यादातर बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, और उसका प्रतिशत कितना है, उसका प्रतिशत यही है, 2 से 3% है। अब आप कहेंगे कि भाई 100 इतनी बड़ी जनसंख्या में 100% में से सिर्फ 3% बच्चा ही तो स्कूल छोड़ रहा है, तो हम यहीं पे इसको जो है कम आंक लेते हैं, है ना। तो एक हिंदी में एक कहावत है, अज्ञानता ही जो है बहुत बड़ा सुख है। अज्ञानता जो है परम आनंद की जो है सुख प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा तरीका है। मुझे पता नहीं कैसे लोग ऐसी परिभाषा देते हैं, बट उसका मतलब ये है कि अज्ञानता का मतलब यहाँ से इलिटरेसी नहीं है, अज्ञानता का मतलब है आंखें बंद कर लेना, इग्नोरेंस, कि आपने सोच लिया कि हाँ 3% तो ठीक है, चलो 100 में से जो है 97 बच्चा जा रहा है, 3 बच्चा का स्कूल नहीं जा रहा है, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आप ये सोचिए कि आज अमेरिका, जिसको कि आप बहुत ही डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, ठीक है चलिए मानते हैं डेवलप्ड कंट्री, वहां पे आज जो है बच्चों की संख्या जो 14 साल से कम बच्चों की संख्या है वो 8 करोड़ है। अब 8 करोड़ में अगर 2 करोड़ जो यहाँ पे संख्या है स्कूल नहीं जा रहा, 8 करोड़ में से अगर 2 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा अमेरिका में, तो उसका क्या मतलब, उसका ये मतलब है कि उसकी जो इकोनॉमी है, उसका जो वर्क पावर है, वो सीधे सीधे 1/4 हो गया, 1/4 कम हो गया। इतना बड़ा प्रॉब्लम है ये, जो कि जिसको हम बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। तो यहाँ पे विचार करने की बात है। और दूसरे बात पे आते हैं, ये तो हो गए ड्रॉप आउट की बात। ड्रॉप आउट मतलब कि बच्चा एक बार ही स्कूल जाना शुरू करता है, ऐसा नहीं है, करीब 100% या 98-99% है, प्राइमरी स्कूल में दाखिला हो जाता है शुरू में, बट वही है 5 के बाद बच्चे छोड़ देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं ड्रॉप आउट की समस्या। ना दूसरी समस्या ये है कि बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े, ना नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के आंकड़ों के अनुसार अगर 30 लाख ग्रेजुएट्स या 30 लाख स्नातक अगर प्रोड्यूस होते हैं भारतवर्ष में, तो उसमें से केवल 5 लाख लोग ही नौकरी पा सकते हैं। बाकी का जो है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर 30 में से आप अगर 5 की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली 17%, सिर्फ और सिर्फ 17% लोग ही ये रोजगार पा सकते हैं। बाकी का क्या है, बाकी के लोग क्या है, बाकी के लोग का मतलब उनमें कुशल ग्रेजुएट आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। कुशल ग्रेजुएट दैट मींस कि दे डिडंट हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्क, व्हाटएवर दे एक्वायर द नॉलेज, जो भी नॉलेज उन्होंने गेन किया उसको वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उनके पास कुशलता नहीं है। सो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये बहुत ही सीरियस बात है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो ये रोजगार की प्रॉब्लम तो पैदा करती है, दूसरी तरफ ये भी बता रही है कि जो आप नागरिक पैदा कर रहे हैं, जो नागरिक बना रहे हैं देश में, उनमें कैसी भावना, उनमें हीन भावना आ जाती है। कि हम तो किसी काम ही नहीं है, हम किसी काम के नहीं है। जो 17% तो ठीक है, बाकी का क्या है, नियर अबाउट 80% 80 और 83%, वो एक कमजोर नागरिक पैदा कर रही है जो एजुकेशन प्रणाली है, जो अभी तक की एजुकेशन प्रणाली है। तो ये हो गया एक दूसरा टर्म। ना तीसरे एक अहम मुद्दे पे आते हैं, आत्महत्या के बढ़ते मामले। अब ये आत्महत्या के बढ़ते मामले, अब आप कहेंगे कि ये क्या बोला, भारत सरकार की, मैं अभी 6 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ, करीब 2014 की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये दावा किया गया था कि भारत में जो आत्महत्या के मामले होते हैं, उनमें युवाओं में जो आत्महत्या के मामले होते हैं, उनमें ज्यादातर परीक्षा की दबाव में आत्महत्या करता है स्टूडेंट या विद्यार्थी। और एक आंकड़ा और देखिए, दुनिया भर में जितने भी देश हैं, सबसे ज्यादा युवाओं में आत्महत्या या युवाओं की मृत्यु का कारण होता है सड़क की दुर्घटना। सड़क की दुर्घटना में जो ज्यादा से ज्यादा जो होता है युवा, उसमें जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बट इंडिया में क्या है, यहाँ पे एजुकेशन की वजह से, आत्महत्या करने की वजह से ये आंकड़ा सबसे ऊपर होता है।
अब मुझे नहीं पता ये क्या चीज है कि एक 14 साल का बच्चा जिसने कभी दुनिया ही नहीं देखी, दुनियादारी नहीं देखी, उसको क्या ऐसा चीज, क्या ऐसा शिक्षा की वजह से उसके दिमाग में ये चीज आ जाती है कि वो आत्महत्या कर लेता है। 14 ईयर्स का बच्चा। तो ये भी क्या कहते, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो एनसीआरबी है, वो भी ये आंकड़ा देता है कि भारत में हर घंटे एक छात्र जो है आत्महत्या करता है। हर घंटे एक छात्र आत्महत्या करता है, और 24 मतलब एक दिन में लगभग 28 आत्महत्याएं होती हैं, और वो सारी की सारी ज्यादातर वो शिक्षा से संबंधित होती हैं। या कभी कोई कैरियर नहीं बना पाया, कभी कोई आत्मकुंठित हो गया, उसे लगता है कि मैं इस देश और समाज के लायक ही नहीं हूँ, वो खुद से नजरें नहीं मिला पाता, अपने पेरेंट्स का इतना जो है प्रेशर होता है उसके दिमाग में कि हाँ जो चीज उसे अचीव करनी थी वो अचीव नहीं कर पाया, उसे लगता है कि बस सब व्यर्थ है, तो वो आत्महत्या कर लेता है। तो ये हो गई तीसरी बात। पहली बात मैंने आपको बताई कि ड्रॉप आउट के मामले, दूसरी बात बताई कि भारत में बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े, और तीसरा है आत्महत्या के बढ़ते मामले। और चौथा हम आते हैं कि क्यों जरूरत है। ये तो ठीक है, एक टर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आज हम सभी बात करते हैं कि हम सभी अंदर से ये चाहते हैं कि भारत एक विकसित देश हो, भारत एक विकसित देश हो, है ना। सो जो विकसित देश है उनका कल्चर हम अपनाते हैं, उनकी पद्धतियां अपनाते हैं, उनकी पॉलिसीज अपनाते हैं। तो हम क्यों नहीं एक जो है डेवलप्ड कंट्री बन जाते हैं, जिससे कि और भी सारा कंट्री जो वर्ल्ड में है वो हमें फॉलो करे। That's why we want that we should become a developed country. हम डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं। सो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नाम का एक इंडेक्स बनाया। उसमें उन्होंने कुछ पैरामीटर्स रखे जिनका कैलकुलेशन करने के बाद वो 0 से लेके 1 तक की रेटिंग देते हैं। 0 से लेके 1 तक की रेटिंग देते हैं कि वो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट है दैट मीन्स की कंट्री डेवलप्ड। ह्यूमन डेवलपमेंट और कंट्री डेवलपमेंट को उन्होंने साथ में करवाया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए वो कहते हैं कि 0 से लेके 1 तक जो है उन्होंने कुछ नंबर्स दिए हैं सारी कंट्रीज को, कुछ कैलकुलेशंस करके, और जो पैरामीटर्स रखे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर तो एजुकेशन है, दैट मीन्स शिक्षा, उस देश की शिक्षा, और दूसरा है उस देश का स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं किसी भी देश की विकासशीलता को नापने के लिए। तो आप देखेंगे जितने भी विकसित देश है जनरली उनका जो HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, वो 0.8 से लेके 1 के बीच में होता है। वहीं पे भारत का जो है HDI इंडेक्स वो है करीब 0.647 का HDI इंडेक्स लेके भारत 129 जो है नंबर पे है वर्ल्ड में। आप सोचिए हमें कितने आगे जाने की जरूरत है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक नई शिक्षा की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो पुरानी शिक्षा जो पिछले कई सालों से चली आ रही है उसका उपयोग करके हमारे पास ये 4 प्रॉब्लम्स है। एक तो ड्रॉप आउट का प्रॉब्लम होता है, दूसरा का हमारा बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तीसरा आत्महत्या की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है और हम टॉप में हैं, युवा के आत्महत्या करने में हम टॉप में हैं इस पूरे वर्ल्ड में। और चौथा क्या है कि हम अगर विकसित देश बनना चाहते हैं तो उसके जो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो कि पहला तो है आपका एजुकेशन है, दूसरा जो है स्वास्थ्य है। इसके साथ और भी पैरामीटर्स है बट दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो इस पे ध्यान देने की बात है। तो ऐसा नहीं कि जो भी एजुकेशन पॉलिसी आए वो कुछ ऐसी हो कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन चारों प्रॉब्लम्स पे अंकुश लगा सके। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के हम जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू पॉलिसी आई है उसको उस पे हमें विचार करना चाहिए। तो 60 से 65 जो 60 से 65 पन्नों का जो डॉक्यूमेंट है, जब हम उसको डाउनलोड करके पढ़ें अगर टाइम निकलता है तो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पढ़ें तो हम इन 4-5 चीजों को ध्यान में रख के पढ़ें कि क्या इन 4-5 प्रॉब्लम्स का, जो कि बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है, इनका सोल्यूशन उस पर्टिकुलर पॉलिसी में है या नहीं। अगर है तो ठीक है, या आप उसमें कुछ और भी सुझाव दे सकते हैं कि हाँ इसमें ये ऐसा होता तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम जो देश में ऑलरेडी है ये सॉल्व हो सकती थी। तो इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ना चाहिए और लोगों के साथ